Good morning, everyone. Today we'll start with our new topic, and that is arguments in the elimination of wholesaler. The first one is argument in the favor of elimination of wholesaler. देखिए, मैंने wholesaler के बारे में जैसे कि आपको बताया था, wholesaler is a person who buys the commodity in bulk, and he did not have furnished shop, as well as he did not have different types of variety as much as retailer have. ठीक है, मैंने जैसे होलसेलर के बारे में आपको कल भी बताया था कि होलसेलर जो होता है वो बल्क में चीज़ें बाय नहीं बल्क में ही चीज़ें बाय करता है और उसके पास किसी भी तरह की वेल फर्निश्ड शॉप नहीं होती है, एज वेल एज उसके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। जितनी ज़्यादा रिटेलर के पास वैरायटी होती है उतनी ज़्यादा वैरायटी होलसेलर के पास नहीं होती। इसमें दो टॉपिक है, एक तो आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर, क्या होलसेलर को हटाना चाहिए, और दूसरा है आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग होलसेलर, होलसेलर को नहीं हटाना चाहिए। पहला है इंक्रीज इन प्राइस। देखिए, होलसेलर अगर रहते हैं मार्केट में तो जो प्राइस है कमोडिटी की वो बढ़ती है, बिकॉज द होलसेलर टेक्स द कमीशन ऑन एवरी कमोडिटी। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल क्राइसिस ऑफ कमोडिटी। when there is a different types of mediator in the market, then sometimes the commodity faced artificial prices. Next is tendency of too much profit. The company takes too much profit as well as the wholesaler takes the commission, so the burden ultimately falls upon the consumer. The next is risk. The wholesaler takes the risk and it transfer it to retailer. देखिए, होलसेलर के कारण क्या होता है कि पहले तो प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्राइसिस जो रहती है कमोडिटी की वो भी होलसेलर के कारण, होलसेलर जो रहता है वो मार्केट में हमको वहन करनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम होलसेलर को जो कमीशन देते हैं तो इसके कारण क्या होता है कमोडिटी की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है और कंपनी भी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इन दोनों की सोच के कारण जो बर्डन रहता है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो रिस्क रहता है वो पहले तो होलसेलर लेता है, पर बाद में वो रिस्क जो रहता है वो किस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है रिटेलर पे, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग होलसेलर। द फर्स्ट वन इज़ क्रेडिट फैसिलिटी। देखिए, जो भी क्रेडिट फैसिलिटी रहती है वो कौन प्रोवाइड करता है, जो क्रेडिट फैसिलिटी रहती है ना वो होलसेलर प्रोवाइड करता है रिटेलर को। द नेक्स्ट इज एस्टिमेट ऑफ डिमांड। द होलसेलर मेक्स द एस्टिमेट ऑफ डिमांड एंड इन्फॉर्म इट अबाउट द प्रोड्यूसर। जो होलसेलर रहते हैं वो डिमांड जो रहती है उसका एस्टिमेट लगाते हैं और बाद में वो होलसेलर को डिमांड के बारे में बता देते हैं। द नेक्स्ट इज मोर कैपिटल। As compared to retailer, the wholesaler required more capital because he has to pay cash to the producer and provide credit facility to the retailer. जो होलसेलर रहते हैं उन्हें ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है, ज़्यादा कैपिटल जो रहते हैं वो बिजनेस में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर को पेमेंट तो कैश में करते हैं, पर रिटेलर जो रहता है उसे वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम होलसेलर को एलिमिनेट करते हैं मार्केट से तो जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी और मार्केट में और बढ़ जाएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स अबाउट द फेवर ऑफ होलसेलर और कुछ पॉइंट थे एलिमिनेशन के फेवर में, तो आप इसकी डिटेल्स बुक में और देख सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिटेल ट्रेड। ट्रेडर हु प्रोवाइड्स द मटीरियल फॉर यूज अल्टीमेट कंज्यूमर आफ्टर परचेजिंग इट फ्रॉम द होलसेलर और प्रोड्यूसर। रिटेल ट्रेड में रिटेलर वो व्यक्ति होता है जो जिससे गुड्स परचेज करने के बाद कस्टमर उसे यूज़ करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, होलसेलर से गुड्स परचेज करने के बाद रिटेलर उसे सोल्ड करता है, रिटेलर यूज़ नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए हैं एडवांटेजेस रिटेलर के। सपोर्टिव इन सेल्फ एम्प्लॉयड। दोज पर्सन हु आर रिटेलर्स दे गेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ जॉब। द नेक्स्ट इज लो रिस्क। द रिटेलर हैव लो रिस्क एज कम्पेयर टू होलसेलर। Easy approach. They easily approach to the customers and sell their products. They have different types of variety of goods as compared to wholesaler. Various facility provided to customer by retailers. The next is functions of retailer. The function of retailer is to collect various types of commodity which is required by customer. The retailer also provide different types of credit facility to the customer. If the customer do not want to pay them in cash, the retailer provide credit facility. Transport facility. If you buy any commodity from the retailer, then he also send the goods to your house.
interest of the consumer. The retailers maintains the interest of the consumer. If the consumer do not find the material good, then he can return that material to the customer. ये सिंपल पॉइंट्स है जो रिटेलर के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं रिटेल ट्रेड में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, ये सब इजी टॉपिक्स हैं, आप इसे बुक में देख सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिटेलर। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर। द फर्स्ट वन इज इटिनरेंट रिटेलर, रिटेल्स विथ फिक्स्ड शॉप सच एज स्मॉल स्केल रिटेलर एंड लार्ज स्केल रिटेलर। देखिए, जो शॉप ऑफ ओल्ड थिंग्स या स्ट्रीट स्टॉल शॉप वगैरह रहती है, जनरल स्टोर रहते हैं, ये स्पेशलिटी शॉप रहती है, ये सब जो रहते हैं वो स्मॉल स्केल रिटेलर रहते हैं। लार्ज स्केल रिटेलर में मॉल के बारे में सभी जानते हैं, सुपर बाज़ार, फ्रेंचाइज, ये सब मैंने बता रखे हैं। फ्रेंचाइज के बारे में भी बताया था। अगर किसी बाहर के प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंचाइज लेनी पड़ती है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स भी दिए थे मैंने, जो प्रोडक्ट्स रजिस्टर रहते हैं किसी कंपनी के द्वारा, उसकी आपको फ्रेंचाइज लेनी पड़ती है। जैसे कि जैसे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा वगैरह है, तो डोमिनोज़ से आपको फ्रेंचाइज लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उसके पिज़्ज़ा सेल आउट कर सकते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस, मल्टीपल शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर। Multiple shops are the shops of things which have same they sells goods of same kinds, and the rate of this shop is also same. Mail order business. Mail order business is a business in which the company advertise their product in newspapers and television, and they encourage the customer to buy their product. After that, the customer send their order to the company, and the company sends their goods with the help of mail. You can also send goods and money with the help of post office. फिर है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, सुपर बाज़ार, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, AVM। AVM के बारे में ही मैंने बता रखा है पहले कि ये एक मशीन होती है जिसमें आपको कॉइन इंसर्ट करना रहता है, और उसके बाद जिस भी प्रोडक्ट की मशीन होती है तो उसमें से प्रोडक्ट जो रहता है वो बाहर आ जाता है। जैसे कि कोको कोला कैन की जो AVM होती है, या सॉफ्ट ड्रिंक्स की AVM होती है, मिनरल वाटर की AVM होती है। ठीक है, आप इसे नेट पे भी इसको सर्च करके और इसकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे रेलवे रिजर्वेशंस पे भी जो वेइंग मशीन्स होती हैं वो AVM ही होती है एक तरह की। फिर है जैसे पेडलर्स एंड हॉकर्स, जो फेरी वाले होते हैं, जो इटिनरेंट रिटेलर्स में जो फेरी वाले होते हैं, ये सब पेडलर और हॉकर ये घूम घूम के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल आउट करते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर रहते हैं, जो बिजी स्ट्रीट रहती है उस पर जो शॉप्स लगाते हैं वो स्ट्रीट ट्रेडर होते हैं। मार्केट ट्रेडर, अलग अलग मार्केट्स में इनकी शॉप रहती है, वो मार्केट ट्रेडर होते हैं। ठीक है, जनरल स्टोर्स, जहाँ पे सभी ज़रूरत के सामान अवेलेबल होते हैं वो जनरल स्टोर्स होता है। शॉप ऑफ ओल्ड थिंग्स, जो सेकेंड हैंड शॉप्स रहती है, जैसे सेकेंड हैंड बुक्स की शॉप, तो ऐसी शॉप जो रहती है वो शॉप ऑफ ओल्ड थिंग्स होती है। स्पेशलिटी शॉप, किसी ब्रांडेड शॉप को आप स्पेशलिटी शॉप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके अलग अलग टाइप के जो रिटेलर्स हैं, इनके अगर आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं।